समझते हैं हम लोग, बड़ी मोटी सी किताब है, 400 से भी ज्यादा उसमें कानूनी प्रावधान है, और उसको भारत के संविधान सभा में बनाया गया है। 1950 में वो लागू हुआ। तो भारत देश के उस वक्त के जो आला दर्जे के ज्ञानी लोग थे, उनकी बनी हुई संविधान सभा ने इसको बनाया, जिसके मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, और उनके प्रयासों से ये भारत का संविधान बना। इसलिए भारत के संविधान के प्रमुख निर्माता करके हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को जानते। उस वक्त के आला दर्जे के ज्ञानी लोगों ने इस संविधान को बनाने के लिए बनी हुई संविधान सभा में भाग लिया था, हिस्सा लिया था, उसके हिस्सा थे, और उनके कोशिशों के बाद, उनके प्रयासों के बाद ये भारत का संविधान बना। ये बनने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अब बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे विद्वान उधर थे, फिर भी इतना समय लगा। साथियों, आधे पौन घंटे में उसके ऊपर मैं आपको क्या बताऊं, कितना बता पाऊंगा। मैं अगर दावा करूं कि मैं संविधान आपको समझा कर चला जाऊंगा तो ये छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी कोई हवाई बातें ना करते हुए मैं कोशिश ये करूंगा, आप सब पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे साथी हो, सामाजिक जिम्मेवारी को समझने वाले, उसका एहसास रखने वाले जिम्मेवार साथी हो, मैं कोशिश ये करूंगा कि भारत का संविधान आप खुद ढूंढे, उसमें अंदर तलाशे, और भारत के संविधान को खुद समझने की कोशिश करें। पर चूंकि ये कानून की किताब है, तो हो सकता है जो आदमी कानून की पढ़ाई नहीं किया हो उसको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हमारे जैसे वकील लोग इसको पढ़ते हैं कॉलेज के दिनों में, फिर वकालत में भी काम में आती है, तो हमको पढ़ना पड़ता है बार बार, तो थोड़ी समझ हमारी पढ़ने की वजह से हो सकती है। लेकिन आम आदमी के लिए, सर्वसामान्य जनता के लिए ये समझना, पढ़ना थोड़ी मुश्किल बात है। तो मेरा काम ये है, कोशिश ये है कि मैं अपने देश के हर नागरिक तक, जहां तक मैं पहुंचूं, भारत के संविधान को पढ़ने का, भारत के संविधान को समझने का, और भारत के संविधान को समझकर तो जिनको नहीं समझा उनको समझाने का, उनको एक तरीका में समझा पाऊं, ये मेरी कोशिश रहती है। और वही कोशिश में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये कागज बताया, ये पेपर बताया कागज का, जिसके ऊपर कुछ लिखा है, वो है भारत के संविधान का प्रस्तावना। पहला पन्ना है, भारत के संविधान का पहला पन्ना है। जब आप भारत का संविधान की किताब लेकर पढ़ने के लिए जाओगे, तो उस पूरी किताब में क्या है, उस पूरी किताब के मदद से जिन्होंने संविधान को निर्माण किया, वो क्या बनाना चाहते थे, वो एक ही पन्ने पे उन्होंने लिख के दिया है, बराबर। और इस तरह का देश हम बनाना चाहते हैं। हमारे देश के संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है, इस कागज के ऊपर 2, 3, 4 चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये भारत का संविधान बनाया किसके लिए बनाया, इस संविधान की मदद से हम अपने देश को कैसा देश बनाना चाहते हैं, और ऐसे भारत में हमारे देश के नागरिकों को हम किस चीज की गारंटी देना चाहते हैं कि उनको इस देश के अंदर क्या मिलेगा। ये 4 चीजें बड़े पैमाने पे आप समझ लो क्या है इसके अंदर। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हमने ये संविधान बनाया है। किस लिए बनाया है, हम अपने देश को सर्वशक्तिमान, सार्वभौम जिसको कहा जाता है, सॉवरेन, जैसे हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेज लोग हमारे ऊपर हुकूमत करते थे, राज करते थे। आज के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद भारत देश आजाद 15 अगस्त 1947 में हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से, लेकिन आज उसके 2.5 साल के बाद 26 जनवरी 1950 में
हम दुनिया के सामने ये डिक्लेरेशन करना चाहते हैं, दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इसके बाद हम आजाद तो मुल्क है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने आप को हम अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। इसके बाद बाहर की कोई शक्ति ना हमें इशारा करेगी, ना हमें हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रखने की कोशिश करेगी। हम अपने वतन को, अपने मुल्क को अपने कानून के हिसाब से चलाना चाहते हैं। दूसरी चीज, हम अपने देश को सेक्युलर बनाना चाहते हैं। सेक्युलर का मतलब क्या है भाई? सेक्युलर का मतलब सीधा सीधा है, भारत में आप लोगों को पता है बड़े पूरे भारत के अंदर बड़े पैमाने पे आप देखोगे बहुत सारे धर्मों के लोग हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, कई सारे धर्मों के लोग हैं। तो हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के मुताबिक अपना जीवन जीने का पूरी आजादी हो, लेकिन भारत देश का कोई धर्म नहीं हो। जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, ये देश आप देखोगे तो इनको क्रिश्चियन राष्ट्र करके जाना जाता है। भारत कोई ऐसा धर्म के नाम से जानने जाने वाला राष्ट्र नहीं होगा, राज्य नहीं होगा। भारत देश का खुद का ऐसा कोई राज्य नहीं, देश करके धर्म नहीं होगा, बल्कि भारत के अंदर रहने वाले हर आदमी को अपने धर्म की हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार हो। तो इसको कहते हैं सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। तीसरी चीज है समाजवादी। हम अपने देश के अंदर धन पैदा होगा जो कुछ भी देश में, या फिर धन निर्माण करने के, संपत्ति निर्माण करने के जो भी साधन होंगे, कोई देश के मालिक, उसका मालिक देश होगा, और उस साधनों के माध्यम से निर्माण हुआ धन हम देश के लोगों की जो जरूरत है वो पूरी करने में लगाएंगे। तो इस तरह का एक समाजवादी, जैसे अभी क्या होता है ना, रेलवे है, एयरपोर्ट्स है, हा? ये किसका है? भारत का है, भारत देश में है, तो उसकी मालिक भारत देश हो, और उससे आने वाला मुनाफा फिर गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होंगी अपने नागरिकों के लिए, उसको पूरा करने के लिए उससे आया हुआ मुनाफा इस्तेमाल किया। इसको कहते हैं समाजवादी। एक मोटे तौर पे बता रहा हूं, हमारे देश की पूरी संपत्ति का मालिक कोई एक आदमी होगा, इधर से कुछ भी माल निकलेगा तो उसका सारा मुनाफा उसकी तिजोरी में जाएगा, एक आदमी की ये नहीं। फिर है लोकतंत्र, लोकशाही गणराज्य। तो देश में लोकशाही हो गई हमारे देश में। यहाँ पे पहले जैसे होता था कि राजा रानी के पेट से पैदा होता था, जिसकी माँ रानी होती थी, रानी के अगर घर में जन्म ले तो ही वो राजा बन सकता था, पर अभी ऐसा नहीं होता। अभी लोकतंत्र में वोट की, बैलेट की माध्यम से राजा निर्माण, वोटिंग मशीन में जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो राजा बनता है, बराबर है। तो इस तरह का ये सिस्टम होगा, लोग अपने नुमाइंदे चुनेंगे और वो सारे चुने हुए नुमाइंदे बहुमत के आधार पर देश की, राज्य की अपनी सरकार है, बराबर है। जैसे आपको पता है कि मुंबई में नगर सेवक चुन के आते हैं तो महापौर बनाते हैं, विधानसभा में आमदार चुन के आते हैं तो मुख्यमंत्री बनाते हैं, देश में केंद्र में खासदार चुनकर भेजते हम लोग तो वो प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं बहुमत के आधार। तो ये सिस्टम होता है। तो जिसके पास बहुमत होगा, जिसको एक देश के लोग बहुमत से चुनकर देंगे, वो राजा बनेगा। और आखिरी में गणतंत्र। तो पहले राजा बने कोई देश का, लेकिन देश की जनता से बड़ा नहीं होगा। प्रजासत्ताक मराठी में उसको कहते हैं। गणतंत्र, जिसमें पावर अगर किसी के हाथ में होगी तो जनता के हाथ। और इसलिए हर 5 साल के बाद जो इलेक्शन होता है कि कोई अगर हुकूमत में बैठा हुआ सरकार अगर लोगों की जरूरतों के मुताबिक सरकार ना चलाए तो जनता उसको हर 5 साल के बाद चेंज कर सकती है अगर चाहे। और इसलिए ये सारी चीजें भारत देश का एक रूप बताती है कि भारत देश के नागरिक हम इस संविधान के माध्यम से इस तरह का देश निर्माण करना चाहते हैं। अब ये इस तरह का देश निर्माण करके आगे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि आने वाले समय में जब हमारा देश इस तरह से बनेगा तो देश के नागरिकों को क्या गारंटी देंगे हम?
हम इस देश के नागरिकों को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि वो उसे इस देश में आजादी होगी, इस आजाद देश में उसको किस चीज की गारंटी होगी कि भारत देश में उसे न्याय मिलेगा। न्याय कहां पर? सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में न्याय मिलेगा। उसे स्वतंत्रता होगी, आजादी होगी। किस चीज की? मन में जो मेरे विचार आता है उसे व्यक्त करने की। मैं जिस धर्म में, जिस विचार में, जिस आइडियोलॉजी में, जिस जीवन पद्धति में मैं यकीन रखता हूं, विश्वास रखता हूं, श्रद्धा रखता हूं, उसके ऊपर अपना जीवन जीने, तो ये आजादी हो। सब लोगों के अंदर, हमारे देश में आपको मालूम है जाति व्यवस्था है, लोग धर्म के आधार पे बटे हुए, लोग भाषा के आधार पे बटे हुए, लेकिन इतनी सारी डिवीजन होने के बाद, विभाजन होने के बावजूद भी हमारे देश के लोगों में समता होगी। पर समता किस आधार? जाति के आधार पर कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। अब जो छोटा है उसको कम अधिकार, उसका दर्जा छोटा होता है, स्टेटस छोटा है तो उसको अधिकार कम मिलते हैं। जिसकी जाति बड़ी होती है उसको अधिकार ज्यादा मिलते हैं। भारत के संविधान के आधार पर भारत के हर नागरिक को दर्जा, उसका स्टेटस, हैसियत और मौका, संधि, अपॉर्चुनिटी की बराबरी, समता। आप समतावादी संगठन के, समतावादी प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता हो, आपको समता का अर्थ बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये जो भारत का संविधान बताना चाहता है, समता तो हो, पर किस तरह की समता हो? समता दर्जा है, स्टेटस, हैसियत, कोई छोटा है कोई बड़ा है ऐसा नहीं, सब एक इंसान है तो इंसान का दर्जा समान है, समान है। और जब दर्जा समान है तो आगे बढ़ने का जिंदगी में जो भी मौका है वो उसको बराबरी से मिलना चाहिए। जिनको नहीं मिलेगा उनके लिए अलग से हम लोग प्रावधान करते हैं। और फिर चौथी बात रहती है बंधुचारा, यानी बंधुत्व, भाईचारा। आपको पता है ना भाईचारा क्या चीज होती है? पता है आपको? आपने सबने स्कूल में पढ़ी होगी प्रतिज्ञा, स्कूल में जब जाते थे, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई है, मेरे देश पर मेरा प्रेम है, भारत में मानी जाने वाली हर परंपरा का मुझे आदर है। ऐसा कुछ प्रतिज्ञा आप सब लोगों ने पढ़ी थी, हमने भी पढ़ी, सब लोगों ने पढ़ी। अब जब भारत के सारे लोग भाई है, एक दूसरे के प्रति भाईचारा रखने की बात करते, बच्चे जब थे आप सबने प्रतिज्ञा ली है, तो वही प्रतिज्ञा लेने वाले लोग बड़े होने के बाद कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई किसी नाम पर क्यों झगड़े करते हैं? अगर भारत के सभी वासी हम भाई है तो फिर हमारे भी बंधुत्व होना चाहिए था ना। दंगे क्यों होते भाई? तो ये बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात है। भारत के नागरिकों को, क्योंकि संविधान देखो, हम कुछ भी होता है देश में तो संविधान के ऊपर उसका बिल बांट के फ्री होना चाहते हैं, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। वो एक किताब है, उस किताब में किस तरह से जिंदगी जीनी चाहिए, सरकारों ने किस तरह से काम करना चाहिए, लोगों के लिए क्या मिलाकर देना चाहिए, लोगों ने अपने सरकार के तरफ से क्या अपेक्षाएं व्यक्त करनी चाहिए, वो करने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट होने चाहिए, कौन कौन सी यंत्रणाएं होनी चाहिए, इन सारी चीजों को उसने संविधान के अंदर लिख के रखा है। ये किताब है, उसमें सब लिख के रखा है। पर किताब थोड़ी ना आएगी हमको मदद करने के लिए। उस किताब के अंदर जो लिखा है वो लोगों तक पहुंचाने की जिनकी जिम्मेवारी है, वो अगर ईमानदारी से उसको लागू करते हैं तो देश के बहुत से प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे अगर उसको ठीक से लागू किया। वरना यह है कि मैं बीमार पड़ जाता हूं कभी, मान लो, और एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाता हूं, बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाता हूं, जैसे आप डॉक्टर अभिजीत देशमुख के पास आते हो समस्या आने के बाद, दर्द होने के बाद।
अब डॉक्टर आपको चिट्ठी लिख के देता है कि मिस्टर धनराज आपके पेट का दर्द हो रहा है, ये दवाई ले लो। अब मेरी डॉक्टर के ऊपर ऐसी श्रद्धा है, इतना मानता हूं मैं डॉक्टर को, और मेरे जान पहचान वाले डॉक्टर ने वो सब चिट्ठी लिख कर दिया है। मैं जिन डॉक्टर को बहुत मानता हूं उन्होंने चिट्ठी लिख के दिया है। मैंने क्या करना चाहिए अगर ठीक होना है तो? आप बताओ क्या करना चाहिए? मैंने मानना चाहिए डॉक्टर की बात। हाँ ना, मानता तो हूं ना, तो इसलिए डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चिट्ठी दे दी मेरे को, उसके आगे मैंने क्या करना चाहिए? उसके बाद बराबर ना। तो मैं इतना होशियार हूं कि मैं क्या करता हूं, मेरे पसंद का डॉक्टर है और चिट्ठी लिख के दी है, मुझे पूरा भरोसा ये चिट्ठी मेरे काम में आएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं वो चिट्ठी को लेता हूं, घर में जाके अपने भगवान का जो होता है मंदिर, उसमें जाके रख देता हूं। सुबह शाम अगरबत्ती लगाता हूं, दिया लगाता हूं, तेल चढ़ाता हूं चिट्ठी को और दुआ करता हूं कि मैं ठीक हो जाऊं। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? बोलो मत, लेकिन क्या बोलोगे? हमारे साथ भी यही कुछ ऐसा ही कुछ हो रहा है। हमको आजकल ये कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ अगर कोई है तो वो भारत का संविधान है। बात बोलते हैं ना लोग, आपने सुना हो भाई, वो धर्म ग्रंथ नहीं है, वो डॉक्टर ने दी हुई प्रिस्क्रिप्शन है, चिट्ठी है। हजारों सालों से एकदम बिगड़ी हुई हालात में रहने वाले लोग, जिनको ना लोकतंत्र मालूम था, ना जिनको लोग जनता के अधिकार मालूम थे, ना देश कैसे चलाना है ये मालूम नहीं था। सैकड़ों साल वो अंग्रेजों की गुलामी में रहने वाले लोग पहली बार आजाद हुए हैं, और आजाद होने के बाद इनके बहुत सारे प्रॉब्लम है। इनको अपने प्रॉब्लम में सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो वो देश का संविधान है। पर हम बड़े होशियार लोग हैं, मेरे जैसे ही लोग हैं, समझ लो ऐसा जैसा मैंने किया वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। उस किताब को यहाँ रखते हैं, हम लोग उसको हार पहनाते हैं, उसके सामने दिया जलाते हैं, 26 जनवरी को उसको याद करते हैं। 26 नवंबर 1949 को वो संविधान स्वीकृत किया था, इसलिए उस दिन को संविधान दिन करके मनाते हैं, पर उसको अमल में लाने की कोई कोशिश नहीं। अब जब भारत का संविधान हर चीज की गारंटी देता है कि देश के नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से न्याय मिलेगा, न्याय कैसे मिलेगा इसके सारे प्रावधान उसके अंदर लिखे हुए मौजूद है, उसको ढंग से इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। हजारों सालों से देश की महिलाओं को खाना बनाओ और बच्चे पैदा करो, इसके बाहर उन महिलाओं का कभी वजूद था ही नहीं इतिहास में। आप देखो इतिहास उठाकर, महिलाओं का अस्तित्व, महिलाओं का वजूद, उनका स्टेटस हमारे जैसे देश में ये रहा है कि उन्होंने सिर्फ घर के लिए खाना बनाओ और परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश में उनको कुदरत ने जो शक्ति दी है बच्चे को पैदा करने की, वो करते रहो। भारत का संविधान जब से लागू हुआ देश के अंदर, तो आज आप देख लो उठाकर, कुदरती जितना फर्क है एक मर्द और एक औरत में, वो छोड़कर जो काम मर्द कर सकता है, वो हर काम में औरत अपने आप को साबित करती हुई नजर आ रही है कि नहीं आ रही। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देखो, राष्ट्राध्यक्ष प्रतिभाताई पाटिल बनी थी, कई और राज्यों के मुख्यमंत्री देख लो आप, मायावती देख लो, ममता बनर्जी देख लो, और जयललिता थी, राबड़ी देवी, कितना अच्छा काम किया है लोगों ने। जिन महिलाओं को घर की दहलीज भी पार करने की अनुमति नहीं थी कभी, ऐसे देश की एक महिला कल्पना चावला चांद पर चली, कितनी बड़ी बात है। तो यह आजादी का वातावरण जब मिला है, वजूद की, हैसियत की आपको क्षमता मिली है देश के अंदर, देनी चाहिए गारंटी। फिर भी आपको महिलाओं के बारे में क्या कानून है, क्या प्रावधान है, उसके लिए लेक्चर लेने की जरूरत पड़ती है। आज 50-70 साल के बाद 73 इयर्स हो गए। अब साथियों, ये सारी बातों को बहुत गंभीरता से हमने समझना चाहिए। पर संविधान अगर ढंग से लागू हो जाए तो देश की बहुत सी समस्याएं ऐसे ही सुलझ सकती है, ये हम मानते हैं। जब देश का
संविधान ये कहता है कि देश के नागरिकों में भाईचारा होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, तो कभी हिंदू खतरे में होता है, कभी मुसलमान खतरे में होता है, कभी दलित खतरे में होता है, तो कभी क्रिश्चियन खतरे में होता है। कभी जाट आरक्षण के लिए झगड़ा करता है, कभी गुजर आरक्षण के लिए झगड़ा करता है। आज की तारीख में हमारे मराठा बांधव इधर महाराष्ट्र में जो आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई और उठ के खड़ा होता है। तो ये जो अफरा तफरी वाला माहौल बनने की ये जो सिचुएशंस देश में पैदा होती है, ये क्यों होती है? अगर एक दूसरे के भाई हम हैं, बंधु मानते हैं एक दूसरे को, तो फिर एक दूसरे का हक छीनने का हमें डर क्यों लगता है कि कोई आएगा और मेरा हक छीनेगा? 73 साल हो गए, 73 साल। 73 साल ये जिंदगी का बहुत बड़ा समय होता है, बहुत बड़ा समय होता है किसी देश के लिए अपने आप को सेटल करने के लिए। 73 इयर्स पहले जब आपको हमको सबको बोलकर गए थे बनाने वाले संविधान कि अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो ये देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। आज भी हमारी समस्याएं जैसे कि वैसी पड़ी है। इसका कारण ये है कि इसका मतलब ये है, डॉक्टर ने दी हुई चिट्ठी हमने घर में लेके गए, उसके सामने रोज अगरबत्ती लगा रहे, बजाय उसको अमल में लाने के हम उसकी पूजा करने के चक्कर या तो उसको लागू नहीं किया, और आज दुनिया भर के प्रॉब्लम जब खड़े हो गए तो हम लोग चिल्ला रहे। ये होता क्यों? साथियों, हम किसी और को दोष देने के बजाय इस प्रोग्राम का मकसद मैं ये मानता हूं, या मेरी भी कोशिश ये है कि किसी और को दोष देने के बजाय मैं अपने आप को दोष देता हूं। देश का नागरिक के तौर पर मैं अपने आप को दोष देता हूं कि मेरे देश को बनाने के लिए, मेरे देश को अच्छा चलाने के लिए जो बुक लिखी गई थी संविधान, उसमें मेरे लिए क्या चाहिए ये लिख के रखा है। ये जब मैं लोगों से नहीं मांग रहा हूं तो फिर देने वाले के ऊपर क्यों इल्जाम लगा? मुझे आप बताओ, मैं ये क्यों कह रहा हूं, आपको बताता हूं। आप लोगों ने इलेक्शंस बहुत सारे हुए देश के अंदर। अभी 1950 से इलेक्शन, 52 में सबसे पहला इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन 1952, और उसके बाद कई इलेक्शन। हम जब थे ही नहीं दुनिया में, वो छोड़ दो, तो जब से हमें समझ में आता है। मेरा एक सवाल आपको नागरिक के तौर पे हैसियत से है, कितने मुद्दों पे आपने इलेक्शन, बड़े इलेक्शंस होते हुए नजर आए? गरीबी के आधार पे इलेक्शन लड़े थे लोग कि हम गरीबी को दूर करेंगे। कभी होता है धर्म के आधार पे इलेक्शन, कभी होता है कि बाहर से कोई देश अपने देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है तो उससे देश को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है। धर्म के नाम पर, गरीबी के नाम पर, दंगे यानी आतंकवाद के नाम पर, या फिर देश के अंदर हम एक मजबूत सरकार देंगे, स्थिर शासन देंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्टेबल गवर्नमेंट, जिसके ऊपर इलेक्शन। भारत के संविधान में कहा गया है कि हम भारत को सेक्युलर देश बनाएंगे। भारत के संविधान में कहा गया है कि इस देश को हम सबसे शक्तिमान, सर्वशक्तिमान देश बनाएंगे। भारत के संविधान में कहा गया है कि हम अपने देश को लोकतंत्र वाला, प्रजासत्ताक राष्ट्र, प्रजातंत्र जिसमें ऐसा देश बनाएंगे। देश के नागरिकों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय देंगे। संविधान में जो लिखा है उस हिसाब से हम देश को चलाना चाहते हैं, ये बोलकर कौन सी पार्टी आपके पास में आती है? आप मजदूर लोगों की बात कर रहे थे, कामगारों की। कितने कामगार बंधुआ मजदूर की प्रथा को तो हम सब विरोध करते हैं ना, पर हम देश के अंदर बंधुआ मजदूरी की प्रथा को खत्म कर देंगे, ये बोलकर कितनी पार्टी इलेक्शन में? आपने कभी किसी पार्टी को पूछा? ये मुझसे आप पूछ रहे हैं, मैं यहाँ पे भाषण देने के लिए आया हूँ कानून के ऊपर, क्या रास्ता है? पर जब इलेक्शन लगता है तब आप कौन से उम्मीदवार को ये बात पूछते हो कि मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे से पैसा नहीं दिया, मैंने मेहनत मजदूरी करने के बावजूद। तो
ये जो चीजें है ना, ये हम लोगों की कमजोरी का नतीजा है। और ये इसलिए है कि लोग जितने अज्ञानी रहेंगे उनको उतना गुमराह करना आसान होता है। आप समझ रहे हो? लोग अगर अज्ञानी रहे तो गुमराह करना आसान होता है। तो हमको आपको क्या करना है? लोगों को ज्ञानी कर देंगे, लोगों को होशियार कर देंगे, समझदार कर देंगे, ताकि कोई उनको गुमराह ना कर सके। मैं अपने भगवान को मानता हूं, मैं अपने धार्मिक स्थल जो कोई भी होता है उसको जाता हूं, मैं अपनी एक पूजा करने की विधि है उसको अपनाता हूं। ये व्यक्तिगत चीज है ना, ये मेरे घर में करना चाहिए मैं। पर जब देश के नागरिकों के लिए कुछ करने का वक्त आता है, इलेक्शन के माध्यम से सरकार बनती है, तो सरकार ने ये कहा है कि सरकार का ये फर्ज होता है, भारत के संविधान ने कहा है कि सरकार अपनी नीतियां बनाते वक्त इस देश के नागरिकों को सबको एजुकेशन मिले, सबके हाथों को काम मिले, हर काम करने वाले आदमी को उसके काम की मेहनताना मिले, कोई उसका शोषण न करे, महिलाओं को बराबरी का मौका मिले, बच्चों को भूख प्यास से मरने की नौबत ना आए, इसके लिए उसके लिए अच्छा तंदुरुस्त बने बच्चे, इसके लिए उसको सही उसका पोषण हो, इसकी व्यवस्था करे, गांव देहातों तक पीने का शुद्ध पानी मिले, बिजली मिले, किसानों को उसके खेती के लिए जो जो जरूरी है वो हर सहूलतें मिले। जब किसान अपना अनाज पैदा करता है तो उसके माल को सही भाव मिले। एक महीने में टमाटर दिखता है तो 10 रुपए किलो और दूसरे महीने में 150 रुपए किलो, फिर अचानक 10 रुपए किलो, तो तब मरेगा नहीं किसान, फांसी लेके तो करेगा क्या? है? मोबाइल का रिचार्ज का रेट हम पूछते हैं किसी को कि आज 200 रुपए का रिचार्ज मारते हैं, तो कभी पूछते हैं भाई 250 में दे दे हमको इस महीने? तो उसके भाव का, उसके माल का रेट अगर वो बना सकता है तो किसानों के माल को रेट क्यों नहीं मिलना चाहिए? अब ये सारी चीजें नागरिकों के लिए है, इसके आधार पर सरकारों ने कानून बनाने चाहिए। ये संविधान कहता है देश के नागरिकों को ये पता नहीं है, देश के नागरिकों को ये पता नहीं कि मैं सरकार से ये पूछ सकता हूं। और इसलिए एक मामूली सा आदमी आज जिसको आपने मैंने वोट दिया और वो बड़ा आदमी बन गया, तो वो हम सबसे बड़ा हो जाता है, जबकि मामूली से आदमी को इतनी बड़ी ताकत देने वाली ये जनता है, देश का संविधान कहता है। उस जनता को अगर हम समझदार बना पाए, उस जनता को अगर हम होशियार कर पाए, तो इस देश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उस हर समस्या का समाधान अगर संविधान में ऐसा हमको लगता है, तो वो संविधान लागू करने की मानसिकता, तैयारी रहने वाले लोग देश में अपने पास वोट मांगने के लिए आए तो उनको लोग पूछे, ये तैयारी हमको करनी पड़ेगी। हमको ये कुछ उस बात से लेना देना नहीं। हम देखो, आप लोग और मैं, हम सभी लोग जिस मकसद को लेकर अपने इतनी काम धाम सब छोड़ के यहाँ बैठे ना, वो सिर्फ यही करने के लिए कि ये जो परेशानियां लोगों को दिख रही है सारे हमारे आगे पीछे आजू बाजू, इससे लोग बाहर कैसे आए। हमने थोड़ा सा कुछ सोच समझकर अगर इन सारी चीजों को सरकारें बनाने के वक्त जब जब इलेक्शन होता है, हम लोगों को कम से कम उम्मीदवारों को, उनकी पार्टी को इतना तो पूछे यार कि भाई देश के, भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है, इसको लागू करोगे तो बात करो। पूछा हमने कभी? हमारे वोटों की ताकत से, देश के नागरिकों के वोटों की ताकत से जो ताकतवर बनते हैं, वो लोग अगर हमारे ऊपर दबंगाई करके हमको जानवरों की तरह इलेक्शन में हम उनके इशारों पे नाचेंगे ऐसा समझते हैं, तो मैं उनको गलत नहीं मानता हूं, मैं अपने आप को गलत मानता हूं। क्योंकि मुझे मेरी ताकत का एहसास नहीं है। जिस दिन ये एहसास होगा,
लोकतंत्र भी सही मायने में इस देश में कायम हो, प्रजातंत्र इस देश में अगर प्रजा सबसे ताकतवर है तो सिर्फ कहने से बात नहीं बनती है, ये आवाज उठनी चाहिए। ये बात कहेंगे तो आप बोलोगे कि ये राजनीति की बात है। नहीं, ये राजनीति की बात नहीं है। करोड़ों लोगों के जिंदगियों से ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश में राजनीति नहीं हो सकती। अलग शब्दों में अगर कहा जाए तो ये करोड़ों लोगों के जिंदगी में बाहर लाने के लिए राजनीति होनी चाहिए। ये कौन करता है हमको इससे कोई लेना देना नहीं। जो कोई भी करेगा उसको जनता को जो ठीक लगेगा वो आगे बढ़े, पर जनता ढंग से सवाल तो पूछना सीखे। अरे मैं वकील आदमी हूं, मुझे आप खड़े होकर ये पूछोगे कि वकील साहब मुझे कल रात से बड़ा सर में दर्द हो रहा है, मैंने कौन सी गोली खानी चाहिए, तो क्या जवाब, मैं क्या कर सकता हूं? हमारी परेशानी क्या है और हमारी परेशानी का सही सवाल क्या होना चाहिए। मैं आपको ये बोलता हूं, मैं आपको ये अपील कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये सब सवाल लोगों को पढ़ने चाहिए। इसके लिए कोशिश करेंगे आप लोग? अभिजीत दादा ने तो हाँ बोल दिया, पर फिर भी मैं आपके नेता है, नेताजी ने हाँ बोल दिया तो उनके कहने पे आप आ जाओ, ये मैं नहीं मानता, शायद वो भी नहीं मानेगी इस बात। तो दादा ने मेरे को हाँ बोला, आप लोगों का हाँ है उसमें मान लो। हम अपने लोगों को जगाने के लिए मिशन के तौर पे काम करेंगे। हमको कुछ, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म के बगैर समतावादी प्रतिष्ठान कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म है नहीं है। तो क्या हम ऐसे काम कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अवेकनिंग का काम करेंगे, संविधान जागृति का काम करेंगे, नागरिकों को उनके हक अधिकारों के बारे में अवगत कराएंगे। यस सर। और आने वाले समय में देश में बहुत सारे इलेक्शन होने वाले, पूरे देश के लोग देखते बैठेंगे। जहां तक हम और आप बहुत चाहते भाई, चलो लोगों तक जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी बस्तियों में जाएंगे, लगाएंगे प्रोग्राम छोटे मोटे, उनसे बात करेंगे कि कभी आप कभी इसको वो दोष देते हो, कभी उसको दोष देते हो, कभी इस पार्टी को गलत बोलते हो, उस पार्टी को गलत बोलते हो। कभी हमने अपने आप से भी पूछा है कि क्या वाकई मैंने मुझे क्या चाहिए किसी को बोला है? हम अपने लोगों को समझाएंगे कि उनको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, क्योंकि आज तक हम ठीक ठाक जी रहे हैं। आने वाले समय में देश का रुख किस दिशा में जाएगा ये कोई बोल नहीं सकते। हम अपने आने वाले बच्चों को, औलादों को एक सही ठीक ठाक माहौल हमारे बच्चों के लिए हम अवसर पैदा कर रखेंगे या नहीं, ये हमारे हाथ में है। मैं समझता हूँ भारत के संविधान को समझते समझते इन सारी चीजों को भी इन सारी चीजों को भी गहराई से समझते हुए हम अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए आगे आएंगे। अगर इसके बारे में कुछ कोशिश करनी चाहिए ऐसा आपको लगता है, आने वाले समय में जो कुछ भी इसके बारे में हम तय करेंगे, मैं दादा के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस कोशिश में सामने आए। आप जिस किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, मैं फिर बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई स्टैंप लेकर हमको काम नहीं करना है, हमें देश के नागरिकों के लिए काम करना है, बराबर। तो हम अपने शहर के हद तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लोगों को उनके हक अधिकारों के बारे में अवगत कराएंगे। आने वाले महीने में 26 नवंबर में आपके हाथ में पन्ना है ना, इसमें एक तारीख है, देखो आखिरी की तीसरी लाइन, ये संविधान देश के अंदर बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो संविधान बनने का जो ये साल है 1949, उसको 74 साल पूरे हो जाएंगे और 75वें साल में एंट्री होगी। उस उपलक्ष्य में एक बड़ा प्रोग्राम बॉम्बे में, मुंबई में करते हैं और उस प्रोग्राम के दिन ये नागरिकता के अधिकारों के बारे में जो कुछ भी हम अवेकनिंग कैंपेन चलाना चाहते हैं उसका आगाज करेंगे। आज आप
कार्यकर्ता लोग हो, पदाधिकारी लोग हो संगठन के, इसलिए अकेले अकेले आए हैं। अगर ऐसी कोई प्रोग्राम हम 26 नवंबर को बनाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज भी देना, और उसके पहले कुछ चंद मीटिंगें होगी, 1-2 मीटिंग लेंगे। उस मीटिंग में किसको बुलाना है आपके संगठन के लोगों को, तो ये अभिजीत दादा करेंगे डिसाइड, उस हिसाब से उस मीटिंग में भी आना। हम कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं कि हमारे जीते जी सब ठीक ठाक हो जाए, कोई नहीं, कुछ नहीं होता है ऐसा, पर समय समय पे ये कोशिश होती रहनी चाहिए, निरंतरता से होती रहनी चाहिए, कंटिन्यूस होती रहनी चाहिए। तो हालात बदलने में समय वक्त नहीं लगेगा। हालात हमारे जीते जी बदलेंगे ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोशिश अगर सही तरीके से की जाए तो हालात बदलेंगे जरूर। और एक शायर की बात बोलकर फिर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि एक शायर कहता है कि माना कि गुल को गुलजार न कर सकेंगे हम, माना कि गुल को गुलजार न कर सकेंगे हम, मगर कुछ कांटे तो जरूर कम करेंगे जिधर से भी गुजरेंगे। आप लोगों ने बहुत शांति से इस बात को समझने की कोशिश की। जिस समय का मैंने आपको वास्ता देकर कहा था कि मुझे समय के पहले खत्म करना है, मैंने अपना काम उस वादे के साथ पूरा किया। अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। आगे के प्रोग्राम के लिए आगे की सूचना फिर अभिजीत दादा देंगे। आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।